हुकूमत का हिस्सा हैं, काबीना ने फैसला करना है और वो कह रहे हैं कि हम काबीना से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर आइन की रूह से 90 दिन के इंतखाबात की पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अगर उनका नुक्ता नज़र देखें तो लगता है कि वो टर्म मुकम्मल यानी कि 12 अगस्त को हो जाएगी, तो 14 को वो समझते हैं कि हुकूमत जाएगी। यानी कि उनकी कोशिश है कि इंतखाबात 60 दिनों में हों। अब हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। एएनपी के सदर एमल वली साहब ने एक्यूज किया है जेयूआई के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एएनपी के मफादात के बरक्स वो काम कर रहे हैं। तो ये एक आपको जो हुकूमती इस वक्त जो टोला है, उनकी सोच और उनकी जो सियासी दरारें हैं, वो आप जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो वाज़े होती दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है और वो पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर गौर व फिक्र कर रही है। गालिबन 2 नशिस्तें भी हो गई उनकी। जो अखबारात में मैंने पढ़ा है और मीडिया से मुझे आगाही हासिल हुई है, उस कमेटी के सामने 73 के लगभग तरामीम रखी गई हैं और उस पर तबादला ख्याल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क एक मेजर स्टेक होल्डर है और इन ये जो कमेटी के सामने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो तबादला ख्याल हो रहा है, वहाँ तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। सवाल है क्यों? क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? क्या उनकी ओपिनियन दरकार नहीं है? क्या कंसेंसस, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, बेहतरी के लिए ये मुनासिब ना होता कि उनको भी दावत दी जाती? चुनाचे मैं अयाज सादिक साहब को, जो कमेटी के सरबराह हैं, हमारे स्पीकर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा, एंड बज़ाहिर एक फेयर इंसान दिखाई देते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगली नशिस्त में आप तहरीक इंसाफ को नुमाइंदगी दीजिए। अगर हम नेशनल असेंबली में नहीं हैं तो सेनेट में तो मौजूद हैं। मैं प्रपोज कर रहा हूं उनकी कंसिडरेशन के लिए कि सैयद अली ज़फ़र सेनेटर हैं, पार्टी के और लॉ नोइंग हैं, वो और हमारे कुछ सेनेटर्स को शामिल करके हमारा नुक्ता नज़र भी शामिल कर लें, क्योंकि अगर इंतखाबात होने हैं तो उन इंतखाबात की ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंतखाबात पर बिला वजह सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। और मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस कमेटी को फराख दिली से तहरीक इंसाफ को दावत देनी चाहिए और उनका नुक्ता नज़र भी सुनना चाहिए। मेरी अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि MD IMF ने अपना
ایک جائزہ رپورٹ آج شائع کی ہے، میری نظر سے گزری ہے. اس جائزہ رپورٹ میں انہوں نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ بہت سی کنڈیشنالٹیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ نے پایا تکمیل کو پہنچنا ہے تو آپ کو یہ اصلاحات کرنی ہوں گی، یعنی کہ آپ کو یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے. اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے سامنے وہ دستیاب ہے اور آپ ان کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں کہنے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انرجی ریفارمز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں، ان ادر ورڈز وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کو ایک معقول حد تک رکھنے کے لیے آپ کو مزید ٹیرف بڑھانا پڑے گا. 1 روپیہ 24 پیسے پہلے بڑھ چکا اور لگتا ہے کہ آج کے اشارے سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کو بجلی کے نرخ مزید بڑھانے پڑیں گے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ، طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اس وقت ایک خیال ہے کہ 7 سے 8 ہزار تک شارٹ فال ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شہروں میں، اور دیہات میں تو بجلی جاتی نہیں، کبھی کبھی آتی ہے. 12 14 گھنٹوں کی اس گرمی کے عالم میں، اس حبس کے عالم میں لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر مزید جو ہے ٹیرف بڑھانے کی انہیں نوید سنا دی گئی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس حکومت نے بہت تاخیر کی، اور یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اگر ان میں یکسوئی ہوتی تو آج سے 8-9 ماہ پہلے یہی رزلٹ آ جاتا جو آج آیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب کی سوچ کی خلیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ڈار صاحب کو ریٹریٹ کرنا پڑا، اور جو مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے آج لگتا ہے ان کی بات میں زیادہ وزن دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی نون کے تھے، یہ بھی نون کے ہیں، وہ بھی وزیر خزانہ تھے، یہ بھی وزیر خزانہ ہیں. میری نظر میں ڈار صاحب نے تاخیر کر کے معیشت کو مزید دشواریوں سے دوچار کیا ہے. ہمارا روپیہ مزید گرا ہے، ڈپریشیٹ ہوا ہے، اور اب تو اوبویسلی ایکسچینج ریٹ جو مارکیٹ بیسڈ ہوگا اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور آ رہا ہے، آ چکا ہے. اور بہت سی جو گومگو کی صورت تھی، جو انڈسٹریل انسرٹنٹی اور انویسٹمنٹس کے لیے جو آج حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ماحول بہتر کیا جائے، اور درست کوشش ہے، پاکستان کو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے، اور ایک اچھا پیش رفت ہے کہ کونسل بنی ہے جو کہ انویسٹمنٹس کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرتی ہے. میں اس کے حق میں ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گڈ انیشیٹو. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو زراعت کے پیشے میں پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اس کو رد کبھی نہیں کرے گی. ہمارا مفاد اس ملک کے مفاد سے جڑا ہوا ہے، اور جو پاکستان کی عوام کی بہتری ہے اگر اس کی طرف کوئی بھی قدم لیتا ہے تو ہمیں فراخ دلی سے اس مثبت قدم کو اپنانا چاہیے، اس کی تائید کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے زرعی سیکٹر میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے، اور اگر صحیح اصلاحات کی جائے اور انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کیا جائے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو اٹریکٹ کیا جائے، پاکستان کی پروڈکٹیوٹی، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے. اور ہمارے جو سبسسٹنس فارمر ہے اور ہمارا جو پروگریسو فارمر ہے، ان کی ییلڈ میں جو ڈفرنس ہے، اگر اس گیپ کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. ہمیں جو اربوں ڈالر ہم منگا رہے ہیں خوردنی اشیاء کے لیے، ہمیں اس پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈالر آج ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہم IMF کے پاس گئے ہیں نا، تو جو ڈالر
ज़राअत बचा सकता है, इमीडिएट फ्यूचर में वो कोई शोबा नहीं बचा सकता। तो इस पे भी मैं समझता हूँ कि एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा होना चाहिए और बेशरत होनी चाहिए। इंतख़ाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। ये तासुर के एक किसी ख़ास टोले की तरफ झुकाव है, ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा, ये जमहूरियत के मफाद में नहीं होगा, ये जमहूरी इदारों के मफाद में नहीं होगा। इसलिए ये वक्त है बड़ी फ़हम फरासत का, ये वक्त है स्टेट्समैनशिप शो करने का, ये वक्त है लीडरशिप शो करने का। और मैं तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान के जितना जी शऊर तबका है वो मिलकर हमारे हम कलाम होगा, ताकि इस मुल्क में आइन के मुताबिक फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी साख बहाल कर सकता है, इंतखाबात अगर वो शफाफ करवा देता है, उससे इलेक्शन कमीशन की साख में इजाफा होगा। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है, एक आइनी इदारा है, जो हमें उसकी ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लोगों का उस पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। ये बताइएगा कि जिस तरह से तोशाखाना केस की एक स्पीडी ट्रायल की मिसाल हम देख रहे हैं कि एक जज पे पीटीआई की जानिब से, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अदम एतमाद किया गया, लेकिन वो डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं और इस केस को चूँकि गवाह भी बहुत कम है, क्या इमरान खान की नाअहली देख रहे हैं आप इस केस में? मैं आपसे गुजारिश करूँगा, तोशाखाना का आपने हवाला दिया है, एक बहुत दिलचस्प एक एनालिसिस आया है पिलडैट के हमारे हैं बहुत ही एक ज़िम्मेदार दोस्त अहमद बिलाल महबूब साहब, उनका एक आज ही तज्ज़िया सामने आया है तोशाखाना के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर पढ़िए। थैंक यू। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बाद के ऊपर एक मेजर क्रैकडाउन किया गया, मगर केपी में इस तरह का मेजर क्रैकडाउन नहीं हुआ इस बात के खिलाफ, पी में इस तरह का मेजर क्रैकडाउन नहीं हुआ इस बात के खिलाफ। क्या कोई सेटलमेंट होगी आइंदा इंतखाबात में कि केपी को एक बार फिर पीटीआई? मेरी आपसे गुजारिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ के आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या मीडिया के दोस्त हैं, उनसे रुजू कीजिए, वो आपको हालात हादरा से सही आगाह करेंगे। लगता है कि आपकी मालूमात नाकाफ़ी हैं। थैंक यू। डॉक्टर हमजा के बारे में बताया कि पार्टी की पॉलिसी क्या है, बिल्कुल खामोशी है। इमरान खान साहब आए तो अपने हाथों पे ले गया। सुन लीजिए, सवाल आ गया, सवाल आ गया ना भाईजान। सही आवाज़ सही है, सुनिए। मैं भी उनकी हमशीरा से मिला हूँ, वो मैं जब वज़ीर ख़ारजा था तब भी मिला करती थी, और हद्दुल वसा कोशिश की गई कि आसिया बहन वापस आ जाएं। मुश्किलात थीं, मुश्किलात सामने रखी जाती थी। मैं ख़ुद जानतदारी से कह रहा हूँ, मैंने ये मसला एज फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के सामने पेश भी किया और उठाया, और हमने मुख्तलिफ एंगल से देखा कि किस तरह रिलीफ मिल सकती है। उन्होंने बहुत तकलीफ़ देखी है, मुझे मालूम नहीं था। मुझे अभी बहन ने बताया है कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी